बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जी। जो मैट्रिसेस के चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने शुरू किए हुए हैं, उसकी पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, ये उसका सेकंड लेक्चर है। देखिए जी, 17 नंबर पे आप वैल्यू निकालें। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैट्रिसेस को सॉल्व करने की। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व किया है और सॉल्व करके आंसर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, इसको अगर मैं आपको टेक्निक बताऊं इसको सॉल्व करने की, तो इसमें आप अगर फ़र्स्ट कॉलम के ऊपर गौर करें तो फ़र्स्ट कॉलम आपको दो कॉलम्स का सम नज़र आ रहा है। तो हमारे पास एक रूल है डिटर्मिनेंट का, जिसमें अगर कोई कॉलम ये आपके पास सम ऑफ टू एंट्रीज़ हो, दो टर्म्स का सम हो, और तो आप उसे दो हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। x 5x 10x, x 4x 8x, x 2x 3x, ये देखें। और नेक्स्ट है जी आपके पास y 4y 8y, x 4x 8x और x 2x 3x। ये देखिए जी, आपने इसे दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। आपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को आपने फ़र्स्ट कॉलम के दो हिस्से कर लिए। तो ये आपको पता है कि आपका एक रूल है मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट का, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट की कोई कॉलम जो है वो सम ऑफ टू जो है आपके पास टू टर्म्स का सम हो, तो आप उसे इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं दो हिस्सों में। आप यानी कि एक डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो ये आपने बना लिया। इसके बाद अब आप देख लें, ये जो आपने सेकंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाया था, पहले उसके ऊपर गौर करते हैं, जिसके अंदर आपने y वाला कॉलम ऐड किया, y 4y और 8y, x 4x और 8x, x 2x और 3x। दूसरे वाले हिस्से की बाद में बात करते हैं। अगर आप इसमें से फर्स्ट कॉलम में से y कॉमन निकालें और सेकंड कॉलम में से अगर आप x कॉमन निकाल लें, तो आप देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम बन जाता है 1 4 8 और सेकंड कॉलम भी आपका बनता है 1 4 8। तो आपके पास अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम सेम हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो निकलता है। तो हमने दो हिस्से बनाए हैं अपने डिटर्मिनेंट के, उसमें से ये वाला हिस्सा बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो आपके पास बाकी क्या बचता है? आपके पास बाकी x 5x 10x, x 4x 8x और x 2x 3x, ये वाला डिटर्मिनेंट आपके पास बाकी बचता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। अगर आप तीनों कॉलम्स में से या तीनों रोज़ में से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास जो है बाहर निकलता है x क्यूब कॉमन निकलता है, और अंदर जो आपके पास बचता है वो देख लें 1 5 10 1 4 8 और 1 2 3 आपके पास बचता है, और बाहर आपके पास x क्यूब है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप अगर सॉल्व करें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जिस तरीके से मर्ज़ी सॉल्व कर सकते हैं। मेरी जो कोशिश है यहाँ पे, मुझे चूँकि फ़र्स्ट रो जो है मैं इसे खोल भी सकती हूँ, लेकिन खोलने से लंबा हो जाएगा, तो मैं कोई ऑपरेशन लगा लेती हूँ डिटर्मिनेंट का, ताकि मुझे इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ नज़र आएँ, क्योंकि ज़ीरोज़ अगर मैक्सिमम होंगे तो डिटर्मिनेंट को खोलना आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फ़र्स्ट रो में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ बना लूँ। उसके लिए अगर मैं फ़र्स्ट कॉलम ऑपरेशन लगाऊँ, फ़र्स्ट कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर दूँ, तो आपके पास यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। और इसी तरह से फ़र्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर फ़र्स्ट कॉलम में ऐड कर दूँ, तो आपके पास अगेन यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर ये ऑपरेशन किया जाए तो आपके पास आएगा ज़ीरो और ज़ीरो, ये दो एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो बन जाएंगी। थर्ड कॉलम आपके पास एज इट इज़ रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके जब इधर ऐड करेंगे तो इधर आपके पास 2 आ जाएगा और इधर आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 7 बचेगा। ये आपके पास नया, और बाहर आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही आपने लिखा हुआ है, सॉरी एक्स क्यूब आपने वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसको जब आप खोलेंगे तो आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से खोलें। फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से खोलेंगे तो यहाँ पे 1 की रिस्पेक्ट से जब आप इसे खोलेंगे तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम और ये एंट्रीज़ आपकी इग्नोर होंगी और आपके पास आंसर आएगा 3 5 15
माइनस 7 2 14, यानी कि 15 माइनस 14 1, यानी कि ओवरऑल इस डिटर्मिनेंट के ऊपर एक ऑपरेशन लगाने से आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा। आपने एक ऑपरेशन लगाया और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है आपके पास 1 बन गया और बाहर पड़ा हुआ है आपके पास x3। सो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आपके पास x3 आया। नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास ये है फैक्टोरियल्स पड़े हुए हैं। अगर इस फैक्टोरियल को हम डायरेक्ट खोलें तो आपके पास बनता है 1 2 6 2 6 24 और 6 24 एंड आपके पास बनता है आई थिंक 120। जी ये आपके पास फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है। अब इसमें से आप देखें, अगर आप रो वाइज कॉमन निकालें तो आप सेकंड रो में से आपका निकलेगा 2 कॉमन और थर्ड रो में से आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 और 2 जो बाहर कॉमन निकलेंगे तो टोटल कॉमन जो आप निकालेंगे वो 12 कॉमन निकालेंगे, 12। तो बाकी आपके पास जो डिटर्मिनेंट अंदर बचता है वो बचता है 1 2 6 1 3 12 और 6 कॉमन निकालने से 1 4 और 20। ये चीज़ ये आपके पास कॉमन निकलती है। इसके बाद अगर आप अपना इसको फर्स्ट कॉलम को इस्तेमाल करें और फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड कॉलम में ऐड करें तो आपके पास ये फ़र्स्ट एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से फ़र्स्ट कॉलम को आप थर्ड कॉलम में -6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपका ये वाली एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दो ऑपरेशंस आपने किए और ऑपरेशंस करने के बाद आपके पास बनता है पहला कॉलम 1 1 1 ही रहेगा, यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करेंगे 1 और -2 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड करेंगे 2। इसी तरह से ये 6 आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ आपके पास 6 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 14 आ जाएगा। अब इसको भी अगर आप फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से खोलते हैं तो आपके पास बनता है 14 माइनस 12, 2 आता है आपके पास। इस डिटर्मिनेंट को खोल के आंसर 12 आपके पास बाहर पहले ही है, तो 12 इंटू 2 आपके पास 24 आपका आंसर आता है। तो 24 पे आप टिक करेंगे। ये आपको छोटी छोटी सी ट्रिक्स अगर आती हैं कि आप बजाय से कि पूरा डिटर्मिनेंट खोलने लग जाएं, आपको ये ट्रिक्स आती है, आपको ऑपरेशंस आते हैं, तो फिर आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो आपके पास 19 नंबर पे इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए बजाय से कि आप इसे पूरा खोलें, आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएं। आप फर्स्ट रो की हेल्प से सेकंड रो और थर्ड रो में से 1 माइनस कर दें। जैसे फर्स्ट रो आपकी 1 1 1 है और फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके जब आप सेकंड रो में ऐड करते हैं तो यहाँ आपके पास 0, यहाँ x, यहाँ 0। इसी तरह से थर्ड रो में भी ऐड करें -1 से मल्टीप्लाई करके, ये चीज़ आपके पास आती है। और अब जब आप इसे खोलते हैं फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से तो आपके पास x y आपके पास आंसर में आता है। तो ये सिंपलेस्ट वे है, ये सी ऑप्शन आपका ठीक है। इसके अलावा आप 20th नंबर को देखें। 20th नंबर में भी अगर आप इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई कर दें, तो जाहिर है जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, b से भी और c से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास फर्स्ट रो बन जाती है 1 a क्यूब a b c। फिर सेकंड रो आपके पास बनती है 1 b क्यूब a b c। इसी तरह से 1 c क्यूब a b c। अगर आप थर्ड कॉलम से नेक्स्ट स्टेप में a b c कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आपके पास जो है 1 1 1 बच जाता है और a b c बाहर कॉमन निकालने से ऑलरेडी a b c जो मौजूद है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब आप ये देखिए, इसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में मैच करते हैं, जो इक्वल हो जाए तो फिर आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 होता है। इसके बाद देखते हैं जी 21 नंबर पे। 21 नंबर पे बज़ाहिर तो आपको ये बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है आंसर, लेकिन इसमें एक चीज़ देखें। अगर आप इसकी फ़र्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो को गौर से देखें। अगर आप इसे खोलें, ये है आपके पास, ये जब आपके पास खुलेगा cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। मैं इसकी छोटी सी एक इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये है आपके पास cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब आप ये देखें कि आपकी फ़र्स्ट रो में फ़र्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट है
आप ये देखें, इसके नीचे जो आपके पास दो रोज़ हैं, अगर आप साइन थीटा को सेकंड रो को, पूरी सेकंड रो को जाके माइनस साइन फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रो को माइनस साइन फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो को आप माइनस कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो सेकंड रो का एलिमेंट बनेगा ना, वो बनेगा माइनस साइन थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे जो थर्ड रो का एलिमेंट बनेगा माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये प्लस बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव, क्योंकि आप माइनस कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, ये वही चीज़ बन गई है जो आपकी फ़र्स्ट एंट्री है, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, तो आप क्या करें, या आप इसके ऑपोजिट इसके सिंबल्स अगर करना चाहते हैं तो आप माइनस साइन थीटा, यहाँ आपके पास साइन थीटा, आप इसे माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई ना करें, आप इसे प्लस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास माइनस साइन थीटा साइन फाइव है और ये आपके पास प्लस साइन थीटा साइन फाइव, और यहाँ आपके पास कॉस थीटा कॉस फाइव है और यहाँ आप प्लस कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। अब ये देख रहे हैं, ये सेकंड रो की एंट्री है और ये थर्ड रो की एंट्री है और ये फर्स्ट रो की एंट्री है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड रो और थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दें, तो आप ये देख रहे हैं माइनस कॉस फाइव कॉस थीटा जब इस प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव में ऐड होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस साइन थीटा साइन फाइव जब इस प्लस जो है कॉस साइन थीटा साइन फाइव में ऐड होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो पहली एंट्री बनेगी वो बन जाएगी ज़ीरो। इसी तरह से जब आप इसको खोलते हैं और जो आपने यहाँ पूरी रो को मल्टीप्लिकेशन कर दी होगी, आपने पूरी रो को, जैसे मैंने आपको कहा था सेकंड रो को, पूरी सारी रो को आप मल्टीप्लाई कर दें साइन फाइव से, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा कॉस थीटा साइन फाइव, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव। तो ये आपके पास साइन थीटा प्लस फाइव के अंदर जब ये ऐड होंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, तो यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो बनेगा। करिस्पॉन्डिंगली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो पहली रो बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो पहली रो आएगी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद। दोबारा से ऑपरेशन बता देती हूँ, सेकेंड रो को आप साइन फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी साइन फाइव से, बाहर ज़ाहिर है आपको फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा, साइन फाइव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरी रो को आप कॉस फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और बैलेंस करने के लिए बाहर आपको कॉस फाइव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। करने के बाद सिर्फ एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, उसके करने के बाद आपने क्या करना है, R2 और R3 को R1 में ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो ये तीनों नंबर्स जो हैं ज़ीरो बन जाएंगे। सेकेंड और थर्ड रो जो भी शेप में आए वो हमें कोई गर्ज नहीं है। जब आपका पहली रो आपकी ज़ीरो बन जाएगी तो आपके पास, आपको पता है, डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो होगा। तो अब वो आंसर के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो भी आंसर आता है कि वो क्या होता है, क्या उसके आंसर में थीटा आता है या फाई इन्वॉल्व होता है या दोनों इन्वॉल्व होते हैं या दोनों ही इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपका आंसर ज़ीरो है, एंड ज़ीरो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, डिपेंड नहीं कर रहा थीटा और फाई पे, थीटा और फाई पे, इसलिए आपका जो आंसर आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई बोथ है। सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास है 22 नंबर पे। 22 नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसको वो आप इस पर कुछ भी मैंने देखा है, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व आपको प्रॉपर ही करना पड़ेगा। जैसे आप डिटर्मिनेंट खोलते हैं, इस पर कोई भी टेक्निक करेंगे तो आपका टाइम वेस्टिंग होगा और मुश्किल ही होगी इसमें, आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, क्योंकि हर रो में देखें, हर रो में या हर कॉलम में एक टर्म आपकी एक्स ज़रूर है। तो इसलिए आप इसको सिंपल ही खोल लें, जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं आप इसको वैसे ही खोल लें। और इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है, आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी वो एक्स क्यूब इन्वॉल्व करेगी, यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर जो है उसमें 3 होगी। तो जब आपकी एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो आपके पास जो इक्वेशन के सोल्यूशंस निकलेंगे, ज़ाहिर है वो भी 3 निकलेंगे। तो इन तीनों में से कोई एक जो है वो आपके पास सोल्यूशन निकलेगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसको सॉल्व किए बगैर और कोई दूसरा वे नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, और ये टाइम टेकिंग है। तो इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके आंसर जो है आप अपना बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है आपका। सॉरी, आपका बी ऑप्शन नहीं है, आप इस पे सी ऑप्शन है, क्योंकि पहला जो रूट मैंने निकाला था वो -2 था। तो -2 से अगर हम करते हैं तो आपके पास सी ऑप्शन बनता है। बाकी 2 रूट्स भी देख लीजिएगा, आप इसको खुद सॉल्व करें क्योंकि इसमें सॉल्व किए बगैर गुजारा नहीं है।
नेक्स्ट है जी आपके पास सोल्यूशन आप फाइंड करें इस 23 नंबर का। इसमें हम देखें, आप अगर इसमें भी आप, चूँकि आपका एक ही एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं। उसमें 3 एक्स इन्वॉल्व हो रहे थे इसलिए उसका कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि उसको सीधे तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। इसमें एक एक्स इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए आपके पास एक्स का एक ही जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसमें एक्स का एक ही आंसर निकलेगा। और आप इसे सॉल्व करें तो इसमें एक ऑपरेशन मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं थर्ड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में ऐड कर लूँ तो आपके पास देखिए क्या बनता है। देखिए फर्स्ट कॉलम उसको हमने नहीं छेड़ा, 5 - 7 9, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहा। थर्ड कॉलम को +3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड कॉलम में ऐड कर लें तो ये टर्म आपकी 0, ये टर्म आपकी x + 6 और ये टर्म भी आपकी 0 बन जाएगी। अब आप इसको अगर सेकंड कॉलम की रिस्पेक्ट से एक्सपैंड करेंगे तो अब आपको सिर्फ एक ही टर्म करनी पड़ेगी, एक ही टर्म खोलनी पड़ेगी। देखें आप x + 6 लिखें, x + 6 की जो पोजीशन बनती है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो -1 की पावर में जब सेकंड 2 + 2 आएगा तो वो 4 ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। और आप इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो आपके पास 5 × -2 आपके पास -10 और बनता है आपके पास और +9 आपके पास बनता है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास -1 आता है, तो x + 6 को -x - 6 हो गया आपके पास। तो आपके पास जो आंसर आता है वो -6 आता है। तो -6 का जो सोल्यूशन है, जो आंसर है वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी आपके पास है द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 26 नंबर पे। इस मैट्रिक्स की जब आप वैल्यू निकालते हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑपरेशन लगा लें तो आपका खोलना जो है वो आसान हो जाएगा, या आप सिंपली भी खोल सकते हैं। अब मैंने जो ऑपरेशन लगाया, मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर लिया, तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम बनता है a + b + c, a + b + c, a + b + c। अब आप देख रहे हैं यहाँ b c a है, c a b है। अब आपके फर्स्ट कॉलम में a + b + c कॉमन निकल आता है। जब आप a + b + c फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकालते हैं तो आपके पास अंदर बचती है ये सिचुएशन b c a और c a b। अब इसमें भी अगर आप फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट से आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में और थर्ड रो में ऐड अप कर लें तो आपके पास ये चीज़ें जो हैं, ये दो नंबर्स 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास c - b और यहाँ a - b और यहाँ a - c और b - c बन जाता है। और अगर आप इसे फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट से खोलते हैं तो आपके पास ये दोनों इतना डिटर्मिनेंट बचता है। उसको फिर आपको जस्ट सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। बहरहाल आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो नन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद 27 नंबर पे देखिए, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ m × p और b का ऑर्डर जो है वो p × n है, तो इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर करने से पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ बराबर हैं, तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। और आंसर में जो आपके पास ए बी आएगा उसका ऑर्डर जो है वो m × n होगा, तो m × n पे आप टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 28 नंबर पे। 28 पे है ए और बी आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस हैं, तो कौन सा इसमें से रिज़ल्ट ट्रू होता है। a + b b + a के बराबर नहीं होता। भाई कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर एडिशन होल्ड करता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये तो रॉन्ग है। डबल ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ये भी रॉन्ग है। a b b a के बराबर नहीं होता, ये ट्रू है। ठीक है जी, तो आप सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास 29 में आप ए की वैल्यू निकालें जबकि बी मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है बी का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 है, इसका डिटर्मिनेंट है a - 8। इसका डिटर्मिनेंट निकाला वो 0 है, ए की वैल्यू आपके पास 8 निकलती है, और डी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी सिंपल, आपने ए डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, आप सीधा निकाल सकते हैं। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस आपके पास 2 - -1 इक्वल्स टू 0 आपके पास आता है। और फाइनली सॉरी 0 नहीं है आपके पास, डिटर्मिनेंट उसने नहीं कहा 0 है, डिटर्मिनेंट यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपके पास 3 आंसर आता है, तो आप 3 आंसर पे टिक करेंगे। देखिए जी आपके पास ये कि क्वेश्चन है 31 नंबर पे, ये एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर में ये बी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है जी,
अब आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, पहले आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए। इस मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं और इसने मल्टीप्लाई होना ए के साथ, ठीक है। ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसके लिए ए के रो की तादाद जो है इसके कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए के अंदर 2 रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। और कॉलम्स कितने होने चाहिए अभी मुझे नहीं पता। इसका अंदाज़ा मैं यहाँ से लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स है आंसर में वो 3/3 ऑर्डर का है और जो रिज़ल्ट का मैट्रिक्स होता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो आपके पास फर्स्ट के रो और लास्ट के कॉलम, इसका मतलब है पी भी यहाँ पे 3 है, तो आपके पास ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 बन रहा है। आप 2/3 पे टिक करेंगे। तो इसमें आप देखें कि आपके पास जो है ए का आंसर जो है वो आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, 2/3 है। और इसी तरह से 32 नंबर पे देखें, द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एन इक्लॉन फॉर्म इज़ रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि रैंक जो है किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, रैंक निकालने के लिए चाहे आप इक्लॉन फॉर्म यूज़ कर लें या रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ़ बुक्स में रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म से भी रैंक फाइंड किया जाता है और इक्लॉन फॉर्म से भी किया जाता है। तो आप चाहे इक्लॉन फॉर्म से कर लें चाहे रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म से कर लें, जब आप उसमें इक्लॉन या रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और उसके बाद नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आप बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास ए बी का होल ट्रांसपोज। ये तो हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि बी ट्रांसपोज और ए पहले खुलता है और ए ट्रांसपोज बाद में खुलता है। नेक्स्ट है 34 में आप ये बताएं कि ये आपके पास मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हामिशन है या स्क्यू हामिशन है। अब आप जानते हैं कि इसको सिमेट्रिक चेक करना बहुत आसान है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेके आपके पास आता है 1 3 2 3 0 1 एंड 2 1 5। आपने देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो इसका ट्रांसपोज भी वापस आपके पास ए आ गया, तो देखेंगे फिर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो और हामिशन जो है, हामिशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने से कोई आपके पास आइडेंटिटी आयोटा वाली टर्म तो है नहीं जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आपके पास ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, तो आप सिमेट्रिक पे टिक कर देंगे। यहाँ तक थे हमारे जी आज MCQs 3rd 4th एंड 5th चैप्टर के। आपका 3rd 4th एंड 5th चैप्टर अगर आप वैसे ही उसकी थ्योरी रिवाइज़ कर लें और आप इन डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो मेरे ख़्याल से आपका जो है वो काफ़ी MCQs में बस इसी तरह से हो सकता है कि आपसे डिटर्मिनेंट्स के आंसर पूछे जाएँ। तो आप अपनी डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस करें। आप मेन जो छोटे छोटे रूल्स हैं, जो मेरे ख़्याल से सेकेंड ईयर से ही हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ते आते हैं, वो सारे रूल्स हमें मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका जो है ये हो जाएगा। ये सेक्शन अगर आप इसमें से MCQs आते हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो है ये मैंने देखा था जनरल मैथ्स में भी है और ये सेक्शन जो है मैथ्स ए के पेपर में भी है। तो दोनों लोग जो मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हमारा ये सेक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो काइंडली ये जनरल मैथ्स के लिए भी है और मैथ्स ए डबल मैथ्स के लोगों के जो मैथ्स ए का पेपर होना है उसमें भी इन्वॉल्व है। तो दोनों लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने अपना ये चैप्टर बस 3rd 4th एंड 5th चैप्टर जो है उसकी ये 2 वीडियोस ही अपलोड करनी थी, बस मुझे इतने ही MCQs मिले हैं। तो होप्स हो कि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के MCQs आएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने थीरी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3rd 4th एंड 5th चैप्टर जो बार बार आप लोग कह रहे थे कि आप इसके अपलोड करें MCQs, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए। और बस ये है कि जब MCQs आएँ पेपर में तो आपको टाइम ना लगे, आपकी प्रैक्टिस हो। होप्स हो कि मेरी ये वीडियोस जो हैं आपके लिए यूज़फुल होंगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।